यस। तो बच्चों क्वेश्चन यहाँ पे लिया है हम लोगों ने, द वेट ऑफ आयरन which will converted into oxide, ठीक है ना, Fe3O4 by the action of 18 ग्राम ऑफ स्टीम। ठीक है, स्टीम का मतलब क्या है बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, स्टीम इज H2O। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ से आपका जो वेट ऑफ आयरन, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है कि बच्चों जब आयरन Fe के साथ, अगर स्टीम का मतलब है वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना, आयरन के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स कंबाइन किया, तो हम लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है ये बात। तो बच्चों मेटल के साथ यहाँ पे जब वाटर मॉलिक्यूल्स कंबाइन हुआ है, तो उसके बाद तो वो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ से क्या फॉर्मेशन हुआ है, इसका ऑक्साइड। तो पहले हम लिख लेते हैं Fe3O4। ठीक है ना, तो आयरन का ऑक्साइड फॉर्मेशन हुआ है। और उसके साथ साथ आपको पता है कि जब बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स अपन डालते हैं ना, तो मेटल के साथ तो यहाँ से H2 गैस भी क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है ना, ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। अब जब हम मोल कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं तो रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड, ये भी आपको समझ में आने, देखो बहुत ही सिंपल मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अब यहाँ से कितने देखो आयरन है, 3 आयरन यहाँ पे ना, Fe3O4, तो अपन 3 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ कर लेते हैं। उसके बाद बच्चों बैलेंस कर लेते हैं, देखो आयरन बैलेंस हो चुका है। अब बात करते हैं अपन ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1, तो यहाँ पे अपन 4 का मल्टीप्लीकेशन कर लिया। अब बच्चों देखो बैलेंस, देखो आयरन बैलेंस हो चुका है, ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है। अब बैलेंस करते हैं अपन हाइड्रोजन, तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, 4 × 2 8 हाइड्रोजन, है ना। 8 हाइड्रोजन एटम आपको यहाँ दिख रहे हैं, तो यहाँ पे 8 करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे करेंगे अपन 4 का मल्टीप्लीकेशन। ये पूरी बात क्लियर हो गई सभी को, है ना। बैलेंसिंग अपन ने कैसे की, बिल्कुल इजी है। अब देखो ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन ने बोला है, क्वेश्चन बच्चों वहां पे बोला गया है कि इसमें एक्शन ऑफ 18 ग्राम ऑफ स्टीम ऑन ऑन इट विल बी। तो जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है ना, ये स्टीम की बात करते हैं, ठीक है ना। तो जो स्टीम यहाँ पे यूज की गई है, वो बच्चों कितना अमाउंट है आपका, 18 ग्राम। इसको अपन ने लिख लिया। अब देखो बैलेंसिंग से आपको समझ में आया कि अगर इसका स्टीम का 18 ग्राम अमाउंट दे रखा है, और मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ क्वेश्चन में कि बच्चों 3 मोल ऑफ आयरन when combined with 4 mole of water molecules, then formation of 1 mole of Fe3O4। बिल्कुल बात समझ में आ रही है। अगर 3 मोल आयरन कंबाइन करेगा 4 मोल वाटर के साथ, तो कितना बच्चों बनेगा, 1 मोल Fe3O4। बिल्कुल स्टेप क्लियर है। अच्छा, अभी इसी स्टेप को मैं देखो अलग ढंग से लिखता हूँ कि आपको वाटर मॉलिक्यूल्स का यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी उसने मास दे रखा है 18 ग्राम। तो हमें पता है कि मोल इक्वल टू क्या होता है, जब बच्चों ग्राम गिवन है तो वेट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ से हम मोल्स निकाल सकते हैं। और दूसरा देखो, पहले तो क्वेश्चन में यहाँ से 4 मोल्स भी पता चले हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो 4 इक्वल टू, है ना। और तो यहाँ से हम टोटल क्या निकाल सकते हैं कि अगर इसके 4 मॉलिक्यूल्स, यहाँ से 4 मॉलिक्यूल्स मिल चुके हैं, तो मैं सिर्फ यहाँ पे 18 जो ग्राम है उसका मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा। यस, बिल्कुल सही है। किसी बच्चे ने यहाँ पे बिल्कुल सही निकाला है, 42 ग्राम, किसी ने आंसर भी निकाल दिया, बहुत सही। देखो, तो यहाँ से आपको ये अमाउंट कितना हो जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगा आपका 4 मल्टीप्लाइड बाई 18 ग्राम, ठीक है ना, इसके लिए। तो यहाँ से इसका अमाउंट आ जाएगा आपका कितना, 72 ग्राम फॉर द वाटर मॉलिक्यूल्स। भाई वाटर मॉलिक्यूल का मास कितना, 18, हम 18 ग्राम उसमें क्वेश्चन ऑलरेडी दे भी रखा है, इसके मोल्स कितने हैं 4, तो अपन 4 × 18 कर देंगे। अच्छा, इस केस में क्या करेंगे, इसमें 3 इंटू इसका एटॉमिक मास आयरन कितना होता है 56, तो 3 × 56 करेंगे तो यहाँ से 168 ग्राम आपको मिल जाएगा आयरन का। उसके बाद अपन यहाँ पे स्टेप फॉलो करते हैं कि बच्चों 72 ग्राम स्टीम रिक्वायर्ड हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड हो रहा है फॉर द आयरन कितना, 168 ग्राम। मतलब जब 72 ग्राम आपका स्टीम रिक्वायर्ड हो रहा है फॉर द जो आयरन, बच्चों कितना निकला हमारा यहाँ पे अमाउंट, 168 ग्राम। तो फिर जब क्वेश्चन पूछ रहा है कि 18 ग्राम में कितना होगा, तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से। तो 18 ग्राम में डायरेक्ट निकालते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 168 डिवाइड बाई नीचे 72 आ जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाई करेंगे अपन 18, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको रिजल्ट मिल जाएगा कितना, ये इससे कैंसिल हो जाएगा आपका 4,
और 4 से 168 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा कितना, 42 ग्राम। तो देखो मैं इसको ना सम अप करता हूँ। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि 18 ग्राम स्टीम में, ठीक है ना, कितना आयरन की रिक्वायरमेंट होगी, बस यही है। तो हमने क्या किया, हमने रिएक्शन को बैलेंस किया, बैलेंस करने को मुझे मोल्स पता चल गए, और आयरन का एटॉमिक मास कितना होता है 56 मुझे पता है, और इसके मोल्स मुझे पता चले यहाँ से 4। तो मैंने बस वहां से क्या निकाले, इनका ग्राम निकाल दिया। अब जब मैंने ग्राम निकाला तो मुझे पता चल गया कि 72 ग्राम अगर वाटर मॉलिक्यूल्स अपन यूज करेंगे तो उसमें कितना आयरन आपका यूज होगा, तो 168 ग्राम। समझ में आ गया। फिर क्वेश्चन पूछा 18 ग्राम में कितना होगा, तो 18 ग्राम स्टीम जब अपन यूज करेंगे तो इतना आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस इज इंपॉर्टेंट, रिएक्शन को अपन बैलेंस करेंगे तभी क्वेश्चन क्लियर होगा। बिल्कुल बात समझ में आ गई सभी को। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको कहीं कोई भी अगर डाउट रहता है किसी भी पॉइंट पे तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 मोल्स ऑफ NO2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ से फॉर्म हुआ है 2 मोल्स ऑफ HNO3 नाइट्रिक एसिड और नाइट्रिक ऑक्साइड। फिर यहाँ से कह रहा है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ, इसमें बैलेंसिंग की है आई थिंक, है ना। हाउ मेनी ग्राम ऑफ NO2 आज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 25.2 ग्राम ऑफ HNO3। तो देखो पता क्या है कि हमें 25.2 ग्राम ऑफ HNO3 और STP भी इसने बोला हुआ है, तो उसमें कितना ग्राम NO2 चाहिए। तो HNO3 देखो ये रहा और NO2 ये रहा, हमें बस इनके रिलेशन को ध्यान देना है। भाई रिएक्शन बैलेंस करेंगे और कोशिश करेंगे कि वहां से ग्राम निकालें, जैसे भी क्वेश्चन किया था। अब देखो इसको अपन करते हैं कैसे। आई थिंक रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस, आप चेक कर लो, 3 नाइट्रोजन है तो 2 नाइट्रोजन यहाँ पे मिल जाएंगे और 1 नाइट्रोजन यहाँ पे, रिएक्शन बैलेंस ऑलरेडी, ठीक है ना। तो देखो पहले मैं मास निकाल लेता हूँ। तो मास ऑफ 3 मोल, 3 मोल ऑफ NO2 गैस। रिएक्शन जब बैलेंस करते हैं ना, तो बैलेंस करने के बाद ना ये मोल हो जाएगा 3 मोल। तो मैं बोलूंगा 3 मोल ऑफ NO2 गैस when combined with 1 mole of water molecules, then formation of 2 moles of nitric acid and 1 mole of NO। बिल्कुल बात समझ, बैलेंसिंग करते ही ना आपको यहाँ पे मोल्स के बारे में आइडिया हो जाएगा आइडियल केस में क्या हो रहा है। तो जब मैं बात कर रहा हूँ मास ऑफ 3 मोल ऑफ NO2 गैस, तो ये आपके कितना आ जाएगा 46 इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा NO2 का, और मल्टीप्लाइड कर देंगे अपन 3, ठीक है ना। अरे वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है ना कि मोल इज इक्वल टू ग्राम डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट। आपको ग्राम चाहिए ना, तो मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई मोल्स में कर देंगे, तो वही अपन लिख रहे हैं। तो यहाँ से आपको ये मिल जाएगी वैल्यू कितनी, 138 ग्राम, ठीक है। उसके बाद अपन निकालते हैं कि 2 मोल जो आपका HNO3 है ना, उसका मास कितना होगा। तो मास ऑफ 2 मोल, 2 मोल ऑफ HNO3, रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है, बैलेंस कर लेना आपने तो आंसर अपने आप निकलते आता है। तो 2 मोल ऑफ HNO3 में कितना होगा, तो इसका एटॉमिक, तो इसका मॉलिक्यूलर मास बच्चों कितना होता है 63, है ना। ये आपको मैंने कुछ पर्टिकुलर आपको लिखाए हुए थे जो कंपाउंड से, उनका आप डायरेक्ट मॉलिक्यूलर वेट याद रखो, जैसे मुझे याद है 63, मल्टीप्लाइड बच्चों करेंगे यहाँ से कितने से 2 से, तो यहाँ से इसका अमाउंट आ जाएगा आपका कितना 126 ग्राम। तो दोनों का आपको ग्राम आ गया है। अब तो बिल्कुल आसान है, क्या करना है, आपसे पूछे 25.2 ग्राम ऑफ HNO3 में कितना NO2 बनेगा, तो रिलेशन यहीं से निकालो जल्दी से। तो कि 126 ग्राम अगर हमारे पास HNO3 है, तो यहाँ से बच्चों प्रोड्यूस, अगर 120 ग्राम HNO3 इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, कितने से प्रोड्यूस हो रही है, कितना NO2 यूज हुआ है, तो 138 ग्राम, जो अपन ने अभी निकाला था। देखो 126 में कितना 138 ग्राम, तो फिर 1 ग्राम में निकाल देंगे, बेसिक सा है। 1 ग्राम में निकालेंगे तो कितना 138 डिवाइड बाई 126 ग्राम ऑफ NO2 यहाँ से प्रोड्यूस। अब क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा कि 25.2 में कितना होगा, तो 25.2 ग्राम ऑफ HNO3 में कितना आंसर होगा, तो ये हो जाएगा 138 डिवाइड बाई 126, ठीक है। दिस इज 126, और 126 को मल्टीप्लाई करेंगे अपन 25.2 के साथ। अब इससे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे पता है ये 126 या 138 बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है ना। तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो आपका 25.2 से थोड़ा सा अधिक आएगा, बिकॉज अगर आप किसी कैंसिल करते हो तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा। मतलब आप एज्यूम भी कर सकते हो, अगर आपको कंप्लीट कैलकुलेशन नहीं हो रही है, टाइम बर्बाद मत करो। तो 126 नीचे 138 ऊपर है, तो 1 पॉइंट को समथिंग 23 ऐसे कुछ आएगा, उसमें अपन सामने से 25 देख रहा है,
तो 25 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये समथिंग आपका 27 के अराउंड आंसर आपका जाएगा। तो 27 ग्राम के अराउंड आपको आंसर मिल जाएगा। बिल्कुल बात समझ में आ रही है? तो 27 पॉइंट कुछ समथिंग आंसर आपको मिलेगा। तो दिस इज करेक्ट आंसर। सभी बच्चों को समझ में आया ना क्वेश्चन ये कैसे करना है? और ऐसे ही क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आते हैं। यस बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अपन डेली प्रैक्टिस करेंगे इसी तरीके से। आप मुझे टाइम देते रहो तो मैं आपको बहुत बढ़िया ढंग से प्रैक्टिस कराऊंगा पूरी। तो बच्चों यहाँ पे है देखो 4 मोल ऑफ MnO2 है ना, 4 मोल ऑफ HCl कंबाइन विद 1 मोल ऑफ MnO2, तो फॉर्मेशन हो रहा है MnCl2 2 मोल्स ऑफ वाटर। अच्छा बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इससे रिएक्शन बैलेंसिंग नहीं आती है। तो देखो जो हाइड्रोकार्बन्स के रिएक्शंस हैं या कुछ कॉमन रिएक्शंस हैं वो बैलेंसिंग करके नहीं दी जाएगी। आपको जो थोड़ी सी मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती है तो मोस्ट पॉसिबल केस में वो बैलेंस करके आपको दी जाएगी। तो मतलब जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं वो आप बैलेंस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बट अगर ये रिएक्शंस आपको डायरेक्ट ऑलरेडी बैलेंस है तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखो अब क्या है, इसने पूछा कि हाउ मच HCl इज नीडेड फॉर द कंप्लीट रिएक्शन विद 69.6 ग्राम ऑफ MnO2। तो MnO2 क्या है आपका रिएक्टेंट है, ठीक है ना। यस तो और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ MnO2 भी दिया है, कितनी हेल्प की इसने 87 ग्राम पर मोल दे दिया है। तो कैसे सॉल्व होगा? तो अब को जो दे रखा है ना उसको सॉल्व कर लो। तो पहले ना HCl का आप यहाँ से मास निकाल लो। मोल आपको पता है ना 4 मोल पता है, तो वहां से मास निकल के आ जाएगा। बिल्कुल हैबिट डालो यहाँ से, बिकॉज मोल्स इक्वल टू क्या होता है वेट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो आपको मॉलिक्यूलर वेट भी HCl का पता हो ही जाएगा, बिल्कुल सिंपल है 36.5 होता है ना। तो बस मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका 36.5 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो यहाँ से इसका अमाउंट कितना आ जाएगा 146 ग्राम आपको मिल गया 4 HCl, ठीक है ना। जो HCl है उसका अमाउंट आपको मिल गया। तो अपन देखो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना कि अगर 146 मैं लिखता हूं 146 ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट विद 87, इसका और इसमें 1 ही मोल है तो 1 मोल मतलब 87 ग्राम। तो 87 ग्राम ऑफ MnO2। ये बात समझ में आ गई है? यस। अब देखो एक्चुअली क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा कि 69.6 ग्राम ऑफ MnO2 ना, तो उसमें पूछा है तो हमें इसको उल्टा करना पड़ेगा, इसको उल्टा करना पड़ेगा, इसको यहाँ लाना पड़ेगा। तो अपन ये तो कोई ऐसे लिख सकते हैं कि 87 ग्राम ऑफ MnO2 रिएक्ट कर रहा है तो बच्चों 146 ग्राम ऑफ HCl के साथ। तो आपका फिर 1 ग्राम में कितना होगा? तो 1 ग्राम में हो जाएगा 146 डिवाइड बाई 87 ग्राम। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ये HCl का अमाउंट। बट पूछा किस में है 69.6 में, तो 69.6 ग्राम, ठीक है, रिएक्ट बेद। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका यस, तो ये हो जाएगा आपका 146 डिवाइड बाई 87 मल्टीप्लाइड बाई 69.6। हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से यस ओम ने आंसर भी निकाल दिया है। तो देखो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, बिल्कुल आप कैंसिल करो और ये आंसर आ जाएगा आपका 6.8 ग्राम HCl आपको मिल जाएगा। तो देखो आप मुझे ये पहली बात को समझो, यहाँ पे मोल्स नहीं लग रहा है ना, यहाँ पे वो मोल्स के फॉर्मूले काम नहीं कर रहे हैं, कुछ मतलब अलग से ही चल रहा है। तो हमें क्या देखना है, रिएक्शन को बैलेंस करनी है और क्या निकालना है उस पर ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है ना। जो पूछा गया है उसको अपन कैसे निकालेंगे गिवन डाटा के बेस पे, तो उसी को हम एनालिसिस कर रहे हैं बार बार। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन, मतलब ये क्वेश्चन है जेई एडवांस का है, ये क्वेश्चन आपका जेई एडवांस का है, ठीक है ना। देखो आप लोग सॉल्व कर सकते हो। इसमें पूछा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 3.2 ग्राम ऑफ Na2SO4.2 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। और इसका मॉलिक्यूलर वेट भी सामने दिया है, तो आपको बहुत हेल्प करिए। तो देखो ना मैं एक ना बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ, मजेदार कॉन्सेप्ट। आप पहले उस कॉन्सेप्ट को समझ लो, उसके बाद आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा। कॉन्सेप्ट को समझो। तो पहले ना अपने कॉन्सेप्ट को समझना, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर मैं बोलता हूँ कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, अब ध्यान देना थोड़ा सा, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। तो जब ये 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 है तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ ना कि बच्चों इसमें 2 एटम्स, लिखने का तरीका देखो
2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, आप बोलोगे H2SO4 में। फिर मैं बोल सकता हूँ कि एक एटम 1 एटम ऑफ सल्फर प्रेजेंट होगा, ये भी बात आपको ठीक बैठेगी। फिर मैं बोलता हूँ कि 4 एटम्स किसके प्रेजेंट है, आपके ऑक्सीजन के प्रेजेंट है, ये भी आपको दिख रहा है इसके अंदर। अब मैं इसी को ऐसे लिखता हूँ, अगर 1 मॉलिक्यूल लिखा जाएगा तो बच्चों 1 मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम किसके हैं, हाइड्रोजन के, ये बात क्लियर। 1 एटम ये 4 एटम, अगर मैं अब इसी H2SO4 को मैं बोलूं कि बच्चों 1 मोल ऑफ H2SO4 प्रेजेंट है, तो अब देखना टर्म बदल जाएगा। जैसे बोलूंगा मैं कि 1 मोल H2SO4 प्रेजेंट है, तो देखो अपन कैसे कॉल करेंगे, तो फिर मैं बोलूंगा कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। बात समझ में आ रही है। जब मैं मॉलिक्यूल बोलूंगा तो बच्चों अपन एटम्स की तरह ट्रीट करेंगे ना हाइड्रोजन को। जब मैं बोलूंगा कि 1 मोल H2SO4 है तो इसमें कितना हाइड्रोजन है, तो आप बिल्कुल बोलोगे उसी के साथ 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। पहले तो ये बात को समझ लो, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ पहले। फिर मैं बोलूँ कि यहाँ पे सल्फर कितना होगा, तो आप बोलोगे डायरेक्ट कि सर यहाँ पे 1 मोल ऑफ सल्फर प्रेजेंट होगा, ये बात भी समझ में आई। मैं बोलूँ कि 1 मोल ऑफ H2SO4 में ऑक्सीजन कितना होगा, ऑक्सीजन एटम के मोल, तो आप बोलोगे सर 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। अगर एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन कर जाओगे। अगर वो मॉलिक्यूल बोलता है ना H2SO4 के, तो हमें कैसे बोलना होगा, 2 एटम, 1 एटम, 4 एटम, एटम टर्म यूज करना है। मॉलिक्यूल्स के लिए हमें एटम वर्ड यूज करना है, मैं लिख देता हूँ आपको, ठीक है ना। और जब वो मोल टर्म यूज करेगा, डाटा वही है, मोल यूज करेगा तो अपन फिर मोल लेके यूज करेंगे, तो 2 मोल, 3, 1 मोल, 4 मोल, इस तरीके से। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सभी को? यस, ओके। अब देखते हैं अपन, देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब देखेंगे यहाँ से हम लोग पहले कि बच्चों इसके ना ग्राम दे रखा है आपको। जब इसका ग्राम दे रखा है तो ग्राम ग्राम किस लिए दे रखा है, मोल्स निकालने के लिए ना, तो फटाफट से मोल्स निकालो पहले। तो मोल ऑफ Na2SO4 डॉट 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, तो इसके मोल्स, एन का मतलब है मोल्स, तो इसके मोल्स कितने आ जाएंगे, 3.2 डिवाइड बाई, इसका बच्चों मॉलिक्यूलर वेट ऑलरेडी दे रखा है 178, तो ये आपको यहाँ से मिल गई इसकी मोल। आप ध्यान दो, अब बिल्कुल सिंपल हो जाएगा कि यहां से अगर 1 मोल ऑफ Na2SO4 सोडियम सल्फेट डॉट 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, तो इसमें कितना मोल ऑक्सीजन एटम है, जल्दी बोलो, मैंने मोल वर्ड यूज किया है ना। अगर Na2SO4 के 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ अगर 1 मोल है, तो इसमें इसके ऑक्सीजन के कितने मोल्स होंगे, जल्दी बोलो मुझे। 6 मोल, बिल्कुल सही। देखो 4 मोल यहाँ दिख गई ना, और 2 मोल यहाँ पे वाटर के साथ, तो 6 हो गए ना, बिल्कुल। देखो मैं बहुत ही सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। तो 6 मोल आपको ऑक्सीजन एटम, 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम आपको डिफाइन हो गए। तो अब कितने मोल में निकालना है, जल्दी से बोलो। ये आपने निकाला था, इस इतने मोल्स में निकालना है। तो 3.2 डिवाइड बाई 178, इतने मोल्स ऑफ Na2SO4 में कितना आंसर होगा। तो देखो कितनी जल्दी सॉल्व हो गया, एडवांस क्वेश्चन था, है ना। 6 इंटू 3.2 डिवाइड बाई 178, दिस इज 178। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका अप्रोक्स जो आंसर आ जाएगा, दिस इज दी 0.107, ठीक है। इतने मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम आपको देखने को मिलेंगे। अब ये बताओ कि इसमें डिफिकल्टी कहाँ थी, कहीं भी आपको डिफिकल्ट लगा, बट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था। अगर कॉन्सेप्ट पता है ना तो आप फटाफट से कर जाओगे, और कॉन्सेप्ट नहीं पता ना तो फिर गाड़ी फंसने वाली है तगड़ी। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको घबराना नहीं है, बस देखना है कि उसमें ना पहले मोल, अगर मोल वर्ड यूज करेगा तो अपन बोलेंगे 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 6 मोल, जितने एटम्स प्रेजेंट। अगर मॉलिक्यूल बोलेगा तो एटम वर्ड यूज करते हैं। यस प्राची, नाउ इट इज क्लियर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ना क्वेश्चन को समझने के साथ। नेक्स्ट आपका है 27.6 ग्राम ऑफ K2CO3 was treated by a series a reagent so as to convert all of its carbon। मतलब बड़ा तगड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है आपको, कि लिखा है सर K2ZN3 लाइक बहुत सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टाइप का, कैलकुलेट द बीट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। मतलब अब ये समझ लो, बच्चे जब देखेंगे ना इस कंपाउंड को तो अधिकतर डर जाएंगे, बोलेंगे सर ऐसा तो कंपाउंड हमने कभी देखा ही नहीं है। अरे भाई देखा नहीं है तो कोई बात नहीं ना, अभी करेंगे। अब तो देख लिया आपने, अभी करना है। इस कंपाउंड के साथ बच्चों उसने पूछा है, तो कैसे करेंगे सॉल्व। देखो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, नहीं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट डेफिनेटली इट इज ए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, मोर देन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट लग रहा है, बट देखो अपन फिर भी करेंगे, हमें इस पे ध्यान नहीं देना है बस।
हमें ध्यान देना है कि जो पूछा गया वो निकालना क्या है गिवन डाटा से, बस। तो पहले फटाफट से लिख लेते हैं। तो बच्चों K2CO3 के साथ कुछ 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 रिएक्ट किया होगा, बिल्कुल सही। और सर वहां से जो बना होगा, लिखा ना K2CO3 was treated by a series of reagent, I don't know कौन सी reagent है, तो मैं डैश डैश कर दिया, has to convert all of its carbon। इसके पास जितने कार्बन थे K2CO3 के पास, वो पूरी तरीके से बच्चों उस रिएजेंट से कंबाइन हुए और वो कन्वर्ट किस में हो गया, इस प्रोडक्ट में। तो क्या बन गया, K2ZN3। ये हमने भी पहली बार देखा है, लेकिन देखो अपन देखो सॉल्व करेंगे, है ना। आपने देखा तो मैंने भी पहली बार देखा। तो ये बन गया आपका यहाँ से प्रोडक्ट, कोई दिक्कत नहीं, अपने रिएक्शन के लिए। अब इस क्वेश्चन में ना कहीं ग्राम दे रखा है, ग्राम से फटाफट से मोल निकालो K2CO3 के, यहाँ से इसके अपन मोल निकाल देते हैं। तो इसके मोल्स आ जाएंगे 27.6 डिवाइड बाई, इसका मेरा मॉलिक्यूलर वेट आता है 138, ठीक है ना। तो ये देखो आपके मोल्स बच्चों हो गए हैं K2CO3 के। ये बात तो हमें समझ में आ गई। बैलेंसिंग वगैरह कोई जरूरत है नहीं है, बिकॉज बीच में रिएजेंट ही नहीं दिया, तो बैलेंसिंग किस बात की, कोई मायने नहीं रखता है बैलेंसिंग का, तो ध्यान भी मत दो। अब यहाँ पे ना एक बड़ा तगड़ा कॉन्सेप्ट मैं लगाने वाला हूँ, कौन सा, जब भी बच्चों कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, कुछ पार्ट स्किप हो, तो हमेशा फॉलो करो प्रिंसिपल ऑफ एटम्स कंजर्वेशन। ध्यान दो, यहाँ पर पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास, तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ एटम्स कंजर्वेशन को अपन ध्यान रखेंगे और उसके बेस पे ना अपन सॉल्व करेंगे। देखना पीओएसी कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट को ना लिखता नहीं हूँ मैं, सीधा अप्लाई करना आपको सिखाता हूँ। देखो कैसे अप्लाई करते हैं, मैं देखो कितनी इजी ट्रिक से सॉल्व करूंगा ऐसे। तो देखो प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन में, जहाँ पे बच्चों सिर्फ वो कार्बन के बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है, कार्बन। देखो ना लिखा है ना कि रिजेंट और टू कन्वर्ट ऑफ इट्स कार्बन। ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए कि कार्बन जो है ना, इसके पूरे कार्बन K2CO3 के सारे कार्बन यूटिलाइज हुए हैं इस रिएजेंट के साथ और कन्वर्ट हो गया इसके अंदर। तो आपको पता है एटम्स ऑलवेज कंजर्व, भाई रिएक्टेंट साइड में प्रोडक्ट साइड में जो एटम का मास आएगा वो तो बराबर ही आएगा। आपको पता है एटम दोनों साइड बराबर होते हैं, ये आपको पता चलेगा, बस इसी को लगाना है। तो कैसे लगाता हूँ, ध्यान दो। इधर देखो K2CO3 में कितने एटम है, जल्दी बोलो कितने कार्बन एटम है, कार्बन एटम कितना है, 1। तो 1 इंटू मल्टीप्लाइड बाई इसके मोल्स। देखो मैं कितना सिंपल तरीका आपको सिखाऊंगा और बहुत ही बढ़िया से क्वेश्चन कर जाओगे आप, है ना। तो एटम तो ऑलवेज कंजर्व्ड, ये तो हमेशा पढ़ते आए हैं ना कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में सर एटम्स हमेशा बराबर होते हैं जब मैं बैलेंसिंग करता हूँ। तो आपने देखा कि K2CO3 के अंदर कितना एटम है, कार्बन 1। और तो नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाइड बाई मोल्स, बिल्कुल बात समझ में, मॉलिक्यूल्स का है इज इक्वल टू। अब इधर आ जाओ, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कितना कार्बन एटम दिख रहा है, देखो ये कार्बन, तो यहाँ पे 6 था ना, 6 और बाहर 2 लगा था तो 12 हो जाएगा। यस, नहीं नहीं, वो 6 नहीं होगा, वो 12 हो जाएगा, बाहर 2 भी लिखा है ना, आप देखो ना यहाँ पे, ये देखो पूरा 6 के साथ 2 लिखा है ना, तो अगर 6 कार्बन होगा, बाहर से 2 का मल्टीप्लीकेशन भी होगा ना, तो 12 हो जाएगा। यस एग्जैक्टली। तो यहाँ से 12 इंटू, बाकी आपका यहाँ से मोल्स निकालना है उस पूरे प्रोडक्ट का, पी का मतलब प्रोडक्ट। अब समझ में आ गया। अब देखो फॉलो करते हैं अपन, तो एनपी निकालते हैं। तो एनपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनपी इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2CO3, ठीक है। इनको आप नीचे लेके आ जाओ, डिवाइड बाई कितना, 12। वन का कोई मतलब नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी थी, अभी अपन ने लिखी थी, इधर ये देखो ये लिखी हुई है। तो 27.6 डिवाइड बाई बच्चों 138 मल्टीप्लाइड बाई 12। इसको सॉल्व करो जल्दी से, समझ में आया ना। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अगर प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं तो फिर हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि सर उसका वेट कितना होगा। तो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स आते ही प्रोडक्ट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स आपके सामने है तो वेट निकालना कितना आसान हो गया। अब बताओ जल्दी से, क्लियर हुआ ना। अब देखो इसको अपन ना निकाल देते हैं जल्दी से। तो क्या हो जाएगा, सीधा मोल्स का बेसिक फॉर्मूला है, तो वेट ऑफ प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू मोल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोडक्ट। तो मोल्स अपने निकाला था, एनपी की वैल्यू ये आई थी, तो इसको लिखेंगे अपन 27.6 डिवाइड बाई 138 मल्टीप्लाइड बाई 12 और इनटू बच्चों इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है इस पूरे प्रोडक्ट का, इसका मॉलिक्यूलर वेट। तो बच्चों इसमें जिंक है, पोटेशियम है, आयरन है, सबका एटॉमिक मास पता होना चाहिए इंडिविजुअल। इसकी वैल्यू आती है समथिंग आपकी 698, आप चेक कर लेना 698 समथिंग आएगी। उसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ से आपका आंसर आता है 11.6 ग्राम के अराउंड। आप चेक कर देख लेना, यही आंसर आपका निकल के आएगा।
तो आप सोल्यूशन पे बाद में देखो, पहले देखो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप ना, हाँ बिल्कुल सही, अक्षता ने सही निकाला है, करेक्ट, यस बेटा। तो देखो यहाँ पे ना जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करो जो मैंने अभी बताया। तो देखो ये कॉन्सेप्ट मतलब अक्सर कर लोगों को, बच्चों को पता नहीं होता है, वो फॉलो नहीं कर पाते हैं, वो किसी और तरीके से सॉल्व करने बैठ जाते हैं। आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करो, बिल्कुल मैं सिंपल बोल रहा हूँ। तो यहाँ से K2CO3 के बच्चों कितना, मैं सम अप कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, है ना। तो इसमें कितना कार्बन है, 1। तो अपन ना यहाँ पे 1 का यूज करेंगे, 1 एटम मल्टीप्लाइड बाई मोल्स। इसी तरीके से इस प्रोडक्ट के साइड तो मोल्स मल्टीप्लाइड बाई कितने एटम्स हैं, 12। एक एटम को लेके पकड़ेगा तो उसी को लेके ही सॉल्व करना है बस। और बाकी उसके बाद तो आपको पता है कैसे आपको मोल्स निकालने हैं, काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसलिए मैं बोल नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ से, यस थैंक यू। नेक्स्ट बेटा देखो CaC2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ से देखो ये बन गया प्रोडक्ट। मतलब बहुत ही कमाल क्वेश्चन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डाल दिया पूरी तरीके से, है ना, मोल कॉन्सेप्ट के अंदर। बहुत सही बना दिया अपन ने, एल्काइन बन गया ना ये। एल्काइन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, एल्काइन बना के दे दिया, बिल्कुल सही। फिर इनका अपने यहाँ एक्शन किया है, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो फिर देखो क्या बन गया, C2H4, है ना, सॉरी मिस्टेक है यहाँ पे, C2H4। C2H4 मतलब कार्बन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बन गया, रिडक्शन हो गया। तो 2 हाइड्रोजन इधर, 2 यहाँ से बन गया आपका क्या, इथीन बन गया, ठीक है ना। फिर बेटा उसका फिर से प्रोसेस हुआ है, तो देखो यहाँ से बन गया आपका पॉलीथीन। तो बनता है ना इथीन से पॉलीथीन, जिगलर नाटा कैटलिस्ट अपन जो पढ़ते हैं टाइटेनियम वाला, TiCl4, यस। तो उसका यूज करके यहाँ से बन गया पॉलीथीन। अब क्वेश्चन कह रहा है calculate the mass of polythene that can be produced from 10 kg of calcium carbide। तो कैल्शियम कार्बाइड का अगर बच्चों हम लोग यूज करते, और डेफिनेटली ये रिएक्शन ना सभी को पता होनी चाहिए, मैंने हमेशा क्लास में पढ़ाया भी है कि जो मेटल के कार्बाइड, स्पेशली बच्चों कैल्शियम का कार्बाइड है, उसके साथ अगर यहाँ पे आता है वाटर का हाइड्रोलिसिस, तो डेफिनेटली वहां से कैल्शियम का ऑक्साइड बनेगा, लाइम बनेगा, और वहां से बच्चों बनता है क्या, एल्काइन बनता है। एसिटिलीन के बारे में बात करी थी, फिर रिडक्शन हुआ, देन ये प्रोसेस पूरा फॉलो हो गया। अब देखो कैसे सॉल्व होगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मैं आपको दिख कराता हूँ सॉल्व। तो सबसे पहले ना आप यहाँ पे रिएक्शन को लिख लो, ओवरऑल रिएक्शन में एक बार लिखता हूँ, तो ध्यान दो। CaC2, ठीक है ना, ये ओवरऑल कन्वर्ट किस में, देखो CaC2 ये रहा, और इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, बीच वालों को देखने की जरूरत भी नहीं है, क्यों, क्योंकि उनका मतलब ही कुछ पूछा नहीं गया। वो पूछ रहे सिर्फ पॉलीथीन के बारे में और CaC2 के बारे में, तो बीच वालों को क्यों देखो भाई, देखना ही नहीं है ना। तो आपका रिएक्टेंट CaC2 को पकड़ो और इधर से पॉलीथीन पकड़ो, बस इन्हीं दोनों को पकड़ो, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो लिख लेते हैं बच्चों, पॉलीथीन इज ए पॉलीमर, तो लाइक C2H4 और यहाँ से N, बस इन्हीं दोनों को अपन देखेंगे। बिल्कुल बात समझ में आ गई है, दिस इज पॉलीथीन, ठीक है। अब देखो, अब बता फिर से वही प्रिंसिपल लगने वाला जो अपन ने भी डिस्कस किया था, क्योंकि इस क्वेश्चन को समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है। ऐसे क्वेश्चन को अपन देखो सॉल्व करेंगे, बिल्कुल, कि भाई इसमें हमें क्या देखना है, कार्बन एटम देख सकते हैं, और कार्बन एटम को लेके ही सॉल्व होगा, क्यों, क्योंकि इधर भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन, कैल्शियम ना इधर है और इधर हाइड्रोजन भी नहीं है। तो अपन लाएंगे POAC का कॉन्सेप्ट, POAC का कॉन्सेप्ट लगाएंगे फॉर द कार्बन कंजर्वेशन। दोनों तरफ कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स आपके बराबर रहेंगे, वो आपको पता है। तो कैसे लिखेंगे इसके लिए, तो 2 इसके एटम्स सोचो कार्बन के मल्टीप्लाइड बाई इसका मोल निकालेंगे अपन CaC2 का, इज इक्वल टू, इसकी बात करी जाए, एक नया कॉन्सेप्ट है बड़ा शानदार, आप ध्यान दो, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इससे। तो बच्चों यहाँ से करेंगे 2, कार्बन कितना है यहाँ पे 2, बाहर लगा N, तो 2 इंटू एन हो जाएगा कार्बन के लिए, 2 इंटू एन नंबर मल्टीप्लाइड बाई आपका जो मोल होगा वो आपका पॉलीथीन का। तो अब देखो यहाँ से कैसे बनेगा नेक्स्ट में, तो अपन यहाँ से ना पॉलीथीन का ये निकालते हैं प्रोडक्ट का मोल्स। तो N पॉलीथीन, है ना, मोल्स ऑफ पॉलीथीन इज इक्वल टू कितना होगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, अब यहाँ से समझो आपको ना इसके मोल्स निकालने हैं बच्चों CaC2 के। तो CaC2 का ना 10 kg दे रखा था, तो 10 kg में अपन निकाल सकते हैं, और CaC2 का मास कितना 64 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 10 kg है ना, 10 kg मतलब ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 के बाद 1 2 3 4 जीरो इतनी, ठीक है ना। और डिवाइड बाई नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका 64, और मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू एन, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बाकी जो आपको दिख रहा है तो 1 आपका 10,000 डिवाइड बाई 64 इंटू एन, ये आपको बचेगा। बिल्कुल समझ में आ गया। तो यहाँ से आपका हो गया ये मोल ऑफ पॉलीथीन।
अगर मोल ऑफ पॉलीथीन समझ में आ गया तो फिर आपको देखो फिर पूछा उसने वेट ऑफ पॉलीथीन कितना होगा, तो वैसे सेम क्वेश्चन था जैसे अपन अभी डिस्कस किया था। तो मोल्स ऑफ पॉलीथीन मल्टीप्लाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीथीन, बस ये लगाना है आपको। तो देखेंगे अपन मोल्स कितना आएगा, आपका 10,000 डिवाइड बाई 64 इंटू एन और मल्टीप्लाइड बाई 28 इंटू एन करना पड़ेगा। 28 इंटू एन समझ में आया ना, बिकॉज एन तो साथ में चलेगा ना, आप डायरेक्ट मॉलिक्यूलर वेट तो निकाल ही नहीं सकते ना सीधा उसका, बिकॉज यहाँ पे एन मॉलिक्यूल्स आने वाले हैं, तो एन से एन तो कैंसिल ही हो गया। तो बाकी डाटा आपको समझ में आ रहा है, तो बाकी डाटा को अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका निकल के आ गया आंसर। अब बताओ क्वेश्चन आपको सभी को पहले समझ में आया क्या, क्वेश्चन क्लियर हुआ पहले? यस, सभी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन क्लियर हुआ है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। यस, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों बात करते हैं, ध्यान देते हैं। इसमें क्या है, लिथियम हाइड्राइड दे रखा है, ठीक है, लिथियम के साथ हाइड्रोजन है। व्हेन हाइड्रोजन कंबाइन विद मेटल तो ऑलवेज करी माइनस चार्ज, बिकॉज लिथियम इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो यहाँ से बच्चों आपको मिलेगा H माइनस, ठीक है ना। रिएक्शन की बात करते हैं, BF3 दे रखा है, तो देखो यहाँ से बन गया LiBF4, बाकी आपका B2S6 डाइबोरेन बाहर निकल गया है, ठीक है। रिएक्शन एनसीएलटी की है, ये रिएक्शन आपकी एनसीएलटी से ही ली गई है, इनऑर्गेनिक की, ठीक। फिर बच्चों कह रहा है कि ऑन स्टार्टिंग विद 2 moles ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट हाउ मेनी moles ऑफ B2S6 कैन बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। मतलब रिएक्शन इनऑर्गेनिक की है, क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट का है, मतलब मजेदार चीज है, आप इस बात को समझ जाओगे। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व अपन कैसे करेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले रिएक्शन को लिख लो। तो बच्चों 6 मोल क्या है, लिथियम है ऑलरेडी बैलेंस है, और 8 मोल है आपका BF3। यहां से क्या प्रोड्यूस हुआ है, 6 मोल ऑफ LiBF4 और प्लस आपका बना है B2S6। अब ध्यान से समझना, अब वो कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में आपके 2 मोल्स दिए हैं, मैंने इक्विलिब्रियम में एक नया कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगने वाला है। आपको 2 मोल्स उसने इनिशियली दे दिया, 0.25 इज आंसर भी आ गया 0.25, बस अच्छा है। तो देखते हैं अपन, देखो एक बच्चे ने सॉल्व भी किया, देखते हैं। तो बच्चों T=0 पे बोलो, T=0 पे LiH के मोल्स कितने हैं, LiH के मोल्स कितने होंगे, 2 मोल्स, ठीक है। और वो कह ईच बोल रहा है ना, ईच ऑफ रिएक्टेंट, तो इसके भी कितने होंगे, 2 मोल्स होंगे, ठीक। इन दोनों कितने होंगे, 0 0, सभी को पता है। जब बच्चों रिएक्शन फिनिश हुई, एंड हुआ, तो जब रिएक्शन फिनिश होगी तो आपको पता है कि जो हमारे रिएक्टेंट है बच्चों वो पूरी तरीके से कंज्यूम्ड हो जाएंगे, मतलब ये आपके 0 0। तो यहाँ पे कितना बनेगा बोलो जल्दी से, ये अमाउंट कितना होगा, तो ये अमाउंट आपका यहाँ से बनेगा, मैं इसको सॉल्व करके लिखूं तो बच्चों कितना, 6 मोल आपका LiBF4 बन रहा है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से देखो टोटल अगर हम बात करते हैं, कुछ और दे रखा है नहीं दे रखा है, इसमें सिर्फ 8 मोल BF3 के आपके डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। यस, तो एक बात और सुनते हैं, ऐसे क्वेश्चन अगर आ गया तो इसमें अपन ना पहले लिमिटिंग के बारे में भी बात करते हैं, एक सेकेंड। तो फर्स्ट वी विल डिसाइड लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, क्योंकि रिएक्टेंट दोनों तो कंज्यूम एक साथ नहीं हो जाएंगे, बिकॉज मुझे नहीं पता कि दोनों स्ट्रांगली हैं कि नहीं है। तो पहले लिमिटिंग की बात करते हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट की बात करें तो दोनों में से खत्म पहले होगा, लिमिटिंग कौन है, एक्सिस कौन है, लिमिटिंग मतलब जो पहले खत्म होगा, समझ में आ गया। एक्सिस मतलब जो ज्यादा होगा, तो कैसे निकालते हैं, तो ना इसके मोल्स आपको पता है, तो देखना कैसे मैं निकालूंगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए हम बात करेंगे तो है ना LiH, तो इसका हो जाएगा 2/6, मतलब इसके जो मोल्स थे अपन 2 मोल्स डिवाइड बाई इसका कॉफिशिएंट, तो ये आ जाएगा 0.77। अगर मैं इसकी निकालूंगा BF3 के बारे में तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 2/8, मतलब मोल्स डिवाइड बाई कॉफिशिएंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यस, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 0.25। अब देखो दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो ये वाली, अगर ये बड़ी वैल्यू है तो दिस इज द एक्सिस रिएजेंट, बट दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट पहले खत्म हो जाएगा ना, 0.25 आपका BF3 का होगा और 0.25 LiH का होगा, कंज्यूम हो जाएगा, तो BF3 0 पे पहुंच जाएगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, पहले ये बोलो। तो BF3 आपका लिमिटिंग है, BF3 पहले खत्म होगा, और जो LiH है वो बाद में खत्म होगा, वो बचेगा कुछ ना कुछ अमाउंट, ये बात कंफर्म हो रही है। तो जो लिमिटिंग रिएजेंट है दैट विल डिफाइन की प्रोडक्ट कितना कितना बनेगा। अब बात समझ में आ गई, लिमिटिंग समझ में आया ना कैसे निकल हमने सभी को। तो लिमिटिंग रिएजेंट विल डिसाइड कि जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो कितना कितना अमाउंट बनने, तो लिमिटिंग हम कैसे निकालते हैं,
जो मोल्स है मोल्स डिवाइड बाई कॉफिशिएंट, मोल्स डिवाइड बाई कॉफिशिएंट। ये बात क्लियर हुई सभी को? यस। अब ध्यान दो, तो इसमें से लिमिटिंग बच्चों कौन था मैं लिख देता हूँ। तो लिमिटिंग आपका था BF3, BF3 था आपका लिमिटिंग रिएजेंट, और ये था आपका एक्सिस रिएजेंट। ये पहचान लिया हम लोगों ने। अब क्या करें, अगर लिमिटिंग बच्चों ये था तो ये 0 हो जाएगा 100%, ये 0 हो जाएगा बिल्कुल बात। अगर ये 0 होगा तो दिस 8 मोल्स विल डिफाइन ये कितना कितना बनेगा, तो ये डिसाइड नहीं करेगा, इसकी कहानी खत्म, LH की कहानी खत्म। तो जो लिमिटिंग है दैट विल डिफाइन। तो निकालते हैं इसके, तो 6 डिवाइड बाई 8, इसके 6 मोल थे, इसके 8 मोल, 8 मोल यूज किए हैं। 6 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 2। समझ में आ गया? 2 तो ये थे ना, 2 2 2 आपके बनेंगे, बस 6 बाई 8 का मल्टीप्लाई। और दूसरी B2H6 की बात करेंगे तो इसका मोल्स कितना है 1, तो 1 डिवाइड बाई इधर 8 है, 1 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 2। 2 मैं क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज बच्चों 2 देखो यहाँ पे था, तो 2 तो खत्म हो जाएगा ना, तो 2 तो यहाँ पे आपका आ जाएगा। लेकिन मैं रेशियो क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज देखो इसके देखो 6 मोल थे, इसके 8 मोल हैं, तो 6 मोल में कितना होगा, 6 बाई 8 ही करेंगे ना अपन। इसकी 1 मोल तो 1 डिवाइड बाई 8 कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये 4 हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल होके आपका ये 4 आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 0.25। और ये बच्चों कितना आ जाएगा बोलो जल्दी से, 1.5। ये बात समझ में आ गई? क्लियर? तो 0 पूछ रहा हाउ मेनी मोल्स ऑफ B2H6 कैन बी प्रोड्यूस्ड, तो B2H6 की अमाउंट कितना है 0.25। सभी को बात समझ में आई ना? 0.25। यस, इट इज अ करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। 0.25 किसी बच्चे ने निकाला आंसर, 0.25 मोल आपके प्रोड्यूस होंगे। अब यहीं पे पता वो और भी पूछ सकता है कि LIH के मोल्स कितने बचेंगे, पूछ सकता है ना कि LIH के मोल्स कितने बनेंगे, तो वो भी आप निकाल सकते हो। कैसे कि अगर 8 मोल BF3 रिएक्ट विद 6 मोल ऑफ LIH, तो 1 मोल BF3 की रिएक्शन में कितना होगा 6/8 LIH, जो अपन ने लिखा है ना, ये 6/8, ये 6/8 का मतलब समझा रहा हूं मैं, ठीक है ना। फिर बोलता है कि 2 मोल BF3 रिएक्ट विद, तो 2 मोल में कितना हो जाएगा 6/8 इंटू 2, तो आपका इस तरीके से लिख सकते हैं। पूरी बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो अब इसकी अगर मोल्स पूछता है कि LIH के मोल्स कितने बचेंगे, तो हो जाएगा 2 माइनस 0 पॉइंट, ये कितना 0 पॉइंट यहाँ से कितना आया था ये 1.5, तो ठीक है 2 में से कितना माइनस करना चाहिए, क्योंकि इसके मोल्स कितने आने चाहिए, ये तो 0 हो जाएगा ना, इसके मोल्स 0 हो जाएगा, तो 0 होने का मतलब इसके 2 मोल्स थे, ये कंज्यूम हो जाएगा, इसका अमाउंट निकालना पड़ेगा, तो 2 माइनस 0.15, तो ये वैल्यू आ जाएगी फिर 0.5। तो उस पर जाना नहीं है आपको, बस क्या ध्यान देना है कि हमें मोल्स किसके पूछे गए हैं उसको निकालना है, बस और कुछ भी नहीं करना। तो समझ में आ गया ना क्वेश्चन कैसे करना था? तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिमिटिंग रीजेंट के बारे में, और लिमिटिंग रीजेंट के बेस पे फिर हम बाकी की कहानी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि लिमिटिंग रीजेंट विल डिसाइड कि जो प्रोडक्ट है वो कौन सा बनेगा और कितना बनेगा, उसी को हम लोगों ने अभी निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हम लोगों ने यहाँ पे, एक सेकंड, टाइम कितना हुआ, क्वेश्चन है, स्कोर अपन फिनिश करते हैं फिर हम सेशन को देखते हैं। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में है 0.1 मोल ऑफ BaCl2 इज मिक्स्ड विद 0.3 मोल ऑफ सोडियम फॉस्फेट, कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ Ba3PO4 फॉर्म। तो रिएक्शन आपको दे रखी है ऑलरेडी यहाँ पे। तो देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको अपन वैसे सॉल्व करेंगे जो अभी अपन ने देखा था। तो देखो BaCl2 बेटा T इक्वल टू 0, T इक्वल टू 0 पे BaCl2 कितना होगा, वो क्वेश्चन में दिया ऑलरेडी इसने 0.1 मोल, तो 0.1 मोल आपके हो गए BaCl2 के। और Na3PO4 के भी मोल्स दिए इनिशियली, उसने कितना दिया है 0.3 मोल्स दे दिया है। उसके बाद यहाँ से इनिशियली T इक्वल टू 0 पे प्रोडक्ट कितने होंगे 0 होंगे। फिर वो कह रहा है कि रिएक्शन आपकी एंड हो चुकी है, रिएक्शन फिनिश हो चुकी है, तो अब इन दोनों में से लिमिटिंग रीजेंट निकालो जल्दी से। तो लिमिटिंग रीजेंट निकालते हैं अपन। तो फर्स्ट केस में निकालेंगे तो 0.1 डिवाइड बाई 3, तो 0.1 डिवाइड बाई 3 का मतलब ये हो जाएगा 0.033, ठीक है ना। और अपन निकालते हैं सोडियम फॉस्फेट का लिमिटिंग, तो वो हो जाएगा 0.3 डिवाइड बाई कॉफिशिएंट कितना है इसका 2, तो ये वैल्यू समथिंग कितना है 0.15, 0.15। अब इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है, तो 0.33, मतलब दिस इज अ लिमिटिंग रिएजेंट और दिस इज द एक्सिस रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट विल डिसाइड द आंसर। तो यहाँ से आपका जो एक्सिस रिएजेंट किसका आया Na3PO4, तो Na3PO4 डिसाइड कुछ भी नहीं करने वाला। अब BaCl2 से आंसर आपका निकलने वाला है, ये बात कंफर्म हो गई। तो BaCl2 रिएक्शन के एंड होने पे 0 हो जाएगा,
Na3PO4 से कोई मतलब लेना नहीं है अभी आपको, वहां से बिल्कुल छोड़ दो। अब देखो जो बेरियम फॉस्फेट है उसका अमाउंट कितना आएगा, तो अपन निकालेंगे ना, तो 0.1 डिवाइड बाई 0.1 मोल ऑफ क्या है BaCl2 ना, तो 0.1 डिवाइड बाई 3 करेंगे, 0.1 डिवाइड बाई 3, ठीक है ना। तो ये आपका कितना आ जाएगा 0.033, ये वैल्यू कुछ आ जाएगी, ठीक। अब आपको क्या निकालना है, अब निकालना है यहाँ से आपको वेट, तो वेट कितना आ जाएगा 0.333 डिवाइड बाई, नीचे आपका इसका बेरियम फॉस्फेट का आपको निकलना मॉलिक्यूलर वेट, तो 601.93, इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻5 ग्राम। तो मतलब ये भी क्वेश्चंस आपको वैसे ही सॉल्व करना था। सबसे पहले लिमिटिंग को चेक कर लो, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, तो लिमिटिंग रिएजेंट विल डिफाइन कि बनने वाले प्रोडक्ट कितने मोल्स होंगे, कितना ग्राम होगा, कितना वॉल्यूम होगा, कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा, तो लिमिटिंग विल डिसाइड। समझ में आ गया? यस। तो ये क्वेश्चन आपका होता है फिनिश। नेक्स्ट बच्चों अपन कल फिर मिलेंगे, ठीक है, देन बाकी क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।